Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों की दो क्लासेस हैं, एक तो अभी चलेगी और एक और क्लास है आपकी आई थिंक 12:15 से होती है ना एक क्लास आपकी। Yes, sir. हाँ, तो वो भी आपका फिजिक्स का ही क्लास रहेगा। ओके, तो कल हमने जो है एक चीज आप लोग पूछ रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उसको करते करते हमने बीच में बंद कर दिया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चलो ये क्वेश्चन है। अभी मैं तुम्हें बस एक मेथड बता देता हूँ पहले कि क्या करना होता है, ठीक है। आपको इसमें जो है ये पूछा था कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पर 4 मीटर है, जहां तक मुझे क्वेश्चन याद है ऐसे ही था। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड्स पर 4 मीटर है तो आगे क्या पूछा था? याद है किसी को? एनिमल? Acceleration and displacement after 4 seconds or maximum या minimum acceleration? ओके, सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, तो 2 सेकंड्स पर दिया हुआ था, तो 2t इक्वल टू 2 सेकंड आप यहाँ लिखोगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर्स, वो यहाँ लिखोगे। ये 4 मीटर है, ये 2 सेकंड्स है। और फिर उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर 4 सेकंड्स, तो 4 सेकंड्स आप यहाँ लिखोगे और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका जो भी है अननोन है वो आप यहाँ लिखोगे। सो तो दिस इज द नोटेशन हाउ टू राइट डाउन दी, जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कैसे लिख के आती है। उसके बाद व्हाट डू दिस मीन? इसका मीनिंग होता है दैट दीज आर एक्चुअली कॉल्ड लिमिट्स। लिमिट्स का यूज किस लिए होता है? लिमिट्स का यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। अभी तक हमने एंटी डेरिवेटिव के नाम से जो भी पढ़ा था दैट वाज ऑल कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद ही आती है कहानी उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इनडेफिनेट बोलने का रीजन एक भी है, एक और भी है कि उसमें जो c होता है उसका वैल्यू आप उसके वैल्यू के लिए आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लगती है। तो अभी सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनडेफिनेट रहता है, यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। वेयरएज ये जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर आपने ऐसे करके नंबर्स लिख दिए इनके ऊपर नीचे, तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है।
These are called limits. जो भी आप यहाँ पर लगाते हो, these are called limits. तो मैं जरा एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ. b के आगे जो भी आपका अननोन है, that is called integrating variable. ये जो पूरा क्वांटिटी है, this is called differential element. यहाँ पर आप फिर एक a और b कुछ लिमिट्स लेते हो. These are the limits of x, जो भी आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, उनकी लिमिट्स होती है. व्हाट डज वी मीन बाय लिमिट? तो उसके लिए भी आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या मीन करता है, व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन. बट एनीवे, उस पर ना जाके मान लीजिए मैंने आपको बोला कि नहीं वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे? देखो, जब आपने इस तरीके से ऊपर नीचे लिख दिया 2 सेकंड 4 सेकंड, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में ये सोचना है कि एक तो मैं पहले रखूंगा t इक्वल टू ऊपर वाला 4 सेकंड्स. इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हर जगह t का वैल्यू 4 सेकंड डाल दूंगा, माइनस फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर t इक्वल टू 2 सेकंड डाल दूंगा, जो भी इंटीग्रेट करने के बाद है. सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर s डाल दूंगा अननोन, ये भी ऐसे ही है वैसे, और नीचे 4 बिट डाल दूंगा. और ये ऊपर वाली वैल्यू डालते हो और फिर नीचे वाली वैल्यू डालते हो, इनके बीच का आपको डिफरेंस चाहिए, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो अगर हमने वैल्यूज डाली यहाँ पर, तो दिस विल बिकम s माइनस 4. यहाँ पर 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 16/4. 4 का वैल्यू यहाँ डालो, ये हो जाएगा 4 इंटू, अच्छा 4 डालना है, सॉरी 4 डालना है, तो 64 हुआ ना. हाउ मच इज 4 टू द पावर 4? 256. गुड, 256. नाउ 4 क्यूब, 64. 4 स्क्वायर, 4 into 2. तो ये आपने लिखा है दिस इज दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू है व्हाइल पुटिंग द अपर लिमिट. फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू एट लोअर लिमिट. ये 16 हो जाएगा. 8 एंड दैट्स इट. यहीं से आपको s का वैल्यू मिल जाएगा. करके देख लो कैलकुलेट कितना आ रहा है s का वैल्यू. Sir, 112/3. कैलकुलेशन कर देंगे सर बाद में. ओके बेटा, गुड, वेरी गुड. So from here you will get the result. तो इस तरीके से आप जो है ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो. अभी थोड़ा इसी को समझते हैं, फिर करेंगे और क्वेश्चंस बाकी के.
जैसे हमने कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने सीखा था, डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने सीखा था कि भाई व्हाट डज डेरिवेटिव मीन ऑन द ग्राफ. So derivative of a graph means the slope of that particular graph. तो बात ये आती है कि फिर डिफरेंशियल, ये आपका इंटीग्रेशन भी कुछ कुछ तो मीन करता होगा, इसके भी कुछ मतलब होंगे, तो उसके भी मतलब होते हैं, बहुत क्लियर कट मतलब होते हैं, बट आपको उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए फाइंड कर रहे हैं. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात चल रही है, पहले थोड़ा सा लिख लो. डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि अगर मैंने एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया और इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो एफ एक्स प्लस सी करके आ गया, मान लो कैपिटल एफ आ गया. जैसे ये स्मॉल एफ एक्स जो है ये कॉस हो सकता है, तो कैपिटल एफ एक्स जो है वो साइन हो जाएगा अपने आप ही. दिस इज गिवन. देन अगर आपने इसको इंटीग्रेट करा फ्रॉम ए टू बी, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? इस तरीके से लिखा जाता है कि आप पहले इंटीग्रेट कर लो, फिर उसमें x की वैल्यू b डालो, फिर उसमें माइनस करो और x की वैल्यू a डालो. तो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन, योर डेफिनेट इंटीग्रेशन इज डिफाइंड. इट इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलते हैं. जो आप अभी इस लेवल पे पढ़ रहे हो उसकी सबसे फंडामेंटल थ्योरम रहती है. आपको लग रहा होगा ये फंडामेंटल थ्योरम कैसे होगी, ये तो मतलब सबसे लास्ट में आया है, बट एक्चुअली हमने नॉर्मल तरीके से कैलकुलस नहीं पढ़ा है. वी हैव नॉट स्टडीड द कैलकुलस इन दी स्टैंडर्ड वे. हमने अपने हिसाब से पढ़ा है कि जिस तरीके से अपने को समझ में आए और जिस तरीके से अपने को यूज करना है बस. जो इसका फॉर्मल मेथड है पढ़ने का, फॉर्मल तरीका है जो आप मैथ्स में सीखोगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा व्हाई दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. तो हम बात करते हैं कि इसका फिजिकली क्या मीन करता है, जो मतलब ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है. देखो अगर आपने कोई भी ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है, सम y इक्वल टू एफ एक्स का, दैट मीन्स यहाँ पर आप x प्लॉट कर रहे हो, इधर की तरफ y, और y और एफ एक्स एक ही बात है, तो इधर मैं एफ एक्स लिख देता हूँ. इधर की तरफ आप एफ एक्स की वैल्यू प्लॉट कर रहे हो. Now this quantity, in fact इंटीग्रेशन में नहीं, सिर्फ ये वाली क्वांटिटी देखो, fx मल्टीप्लाइड बाय dx. किसी भी एक पर्टिकुलर x के अराउंड मान लो आप गए, आप यहां से जनरल मूव करते रहे और एक पर्टिकुलर x आपने पकड़ लिया, तो fx क्या रिप्रेजेंट करता है इस x पर? fx will represent दिस लेंथ. यहां से लेकर ये जो ग्राफ का ऊपर तक का लेंथ होगा, ये वाली लेंथ जो है दिस विल बी योर एफ एक्स. क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एफ एक्स जो वैल्यू है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी. और dx जो होगा, dx जो है वो ये बहुत पतला सा जो इसका विड्थ, this will be your dx, this will be your fx. इसके जो बहुत पतला सा लेंथ है that will be your dx. Now automatically fx into dx will be a very small area. ग्राफ, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपने क्या काम करा, अगर ये fx ले लिया है लेंथ और dx इसका विड्थ है, तो ये तो एरिया बन जाएगा. किसका एरिया बन जाएगा? ये जो पतली सी स्ट्रिप बनी है यहाँ पर, ये इसका एरिया है. और हमने पहले इसको डिफाइन भी कर रखा है कि इसको हम क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एलिमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन लगाते वक्त ये,
ये डिफरेंशियल एलिमेंट है आपका। इफ दिस इज योर डिफरेंशियल एलिमेंट तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज द एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इट मींस द एरिया। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इंटीग्रेट करोगे तो सारा एरिया मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। इंटीग्रेशन मीन्स दैट यू आर समिंग अप ऑल द एरियाज। तो वहां पर आपका जो है ये लिमिट्स काम आती है। आपको कोई भी दो लिमिट्स दी होंगी एक्स की, एक एक्स की वैल्यू ए होगी, एक एक्स की वैल्यू बी होगी। तो आपको मिलेगा क्या, आपको इन दोनों लिमिट्स के within these two limits you will get the area under the curve। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इसका ये मतलब होता है कि आप इसको एक कमांड दे रहे हो कि भाई पूरा का पूरा सारे जितने भी ऐसे स्ट्रिप्स हैं सबको ऐड कर दो साइड बाय साइड रख के। बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होंगी, सब जितनी भी है सबको ऐड कर दो। तो आपको मिलेगा क्या, अल्टीमेटली पूरा एरिया मिल जाएगा टोटल। You will get this total area and this area will be integration fx dx from a to b। तो दो बातें समझने की यहाँ पर कि fx into dx जो पतली सी स्ट्रिप बन जाती है, लेंथ into ब्रेथ, ये जो रेक्टेंगल जैसी चीज बनेगी, और साथ में आपका जो ये fx dx है ये टोटल एरिया मिल जाएगा अगर आपने a to b इंटीग्रेट कर दिया इसको। मैं लिख देता हूं, दिस इज द एरिया अंडर कर्व y equal to fx from x equal to a to x equal to b। This is the definition of integration fx dx geometrically। लिखिए, इतना लिखिए, फिर आगे शुरू करते हैं। हो जाए तो बता देना मेरे को कि हो गया कंप्लीट। हो गया सर। Okay। तो आपसे कुछ भी इसमें कोई भी पूछता है कि भाई बताओ इसका, किसी कोई भी आपको फंक्शन दे दिया उसके अंडर एरिया बताओ कितना होगा, तो आप इस तरीके से उसको लिख दो। एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx from x equal to a to x equal to b। एक चीज और है इसमें, एरिया अंडर द कर्व y equal to fx एंड x एक्सिस के बीच में, नीचे वाला एरिया नहीं लिया। ठीक है, अंडर तो फिर ये हो जाएगा ना, कहाँ तक जाना है नीचे, ऐसा तो बहुत नीचे तक आपको, तो ऑब्वियसली fx का वैल्यू यहाँ से x एक्सिस से आप मेजर करके लिख रहे हो। तो एरिया अंडर लिखने की बजाय आप एक और ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया बिटवीन। स्टैंडर्ड तो यही होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन यही होता है, लिखने का तरीका यही होता है, एरिया अंडर द कर्व, और उसका मीनिंग होता है कि आप सिर्फ x एक्सिस तक एरिया ले रहे हो। तो एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, इसको ही हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मींस एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। ओके, तो मुझे इसमें सबसे पहले जो है ये एग्जांपल लेने का मन कर रहा है, y इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x इंटरेस्टिंगली इसका जो dy by dx होता है वो वैल्यू कितना आता है बेटा, dy by dx का वैल्यू सही है। और सेम
सेम आता है ना, और इसका इंटीग्रेशन भी सेम आता है कि नहीं? ये भी सेम आता है। तो दो बातें हैं इसमें जो सीखने हैं हमें, वो ये कि अगर आपने e⁻x का ग्राफ बनाया, ये इकलौता एक ऐसा ग्राफ है जिसको आप अगर प्लॉट करोगे तो कुछ पहले तो इस टाइप का आता है ग्राफ, ऐसे इंक्रीज करते चला जाएगा। ये पॉइंट्स जो होंगे दीज पॉइंट्स विल बी 0,1। जब आप इसमें e⁻x में x का वैल्यू 0 रखते हो तो y जो है e⁻0 मतलब 1 हो जाता है, और इस तरीके से इंक्रीज करता चला गया। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ की बड़ी खास बात यह है कि इसमें अगर आपने किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाला या फिर आपने उस पॉइंट तक इसका एरिया निकाला, मैं तीनों चीजें लिख देता हूं, ध्यान से देखना। एक तो हो गया ये, और फाइनली एक चीज हो गई इसका एरिया, ये एरिया हो गया। कहां से लेना है एरिया, वो भी अभी हम डिसाइड करते हैं। देखो, क्योंकि एरिया का सिर्फ मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन से आता है, एरिया का मीनिंग इनडेफिनेट से नहीं आएगा, एंटी डेरिवेटिव से आपका एरिया का मीनिंग नहीं आएगा कुछ भी। आपका एरिया का मतलब आएगा सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको ये लाने के लिए, ये वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन की लाने के लिए अपर ऊपर वाली लिमिट तो x रहने दो, जिससे कि आप जब x की जगह वो ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो वो e⁻x बन जाएगा। नीचे वाली लिमिट हम क्या कर रहे हैं जानबूझ के, देखो माइनस इंफिनिटी रख रहे हैं। माइनस इंफिनिटी का क्या मतलब होगा, e⁻⁻∞ लिखोगे आप, इसको आप लिख सकते हो 1/e⁻∞, and e⁻∞ will become very 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 large, so this quantity will be effectively 0, it will become negligible। तो आप उसको कुछ नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बचेगा ये e⁻x - 0 which is e⁻x। तो ये ऐसा ही कह रहा है कि ये जहां से भी आ रहा है ग्राफ, पीछे से आ रहा होगा, बहुत पीछे से आ रहा होगा, पूरा -∞ से लेकर जनरल किसी भी पॉइंट x तक, जनरल किसी भी पॉइंट x तक जो इसका एरिया है वो e⁻x है, एरिया इज e⁻x x तक। साथ में ये जो लेंथ है ये भी e⁻x है, और इसका जो स्लोप है वो भी e⁻x है। तो ये आपका इस टाइप का एक मात्र ऐसा ग्राफ है जिसमें तीनों ही चीज बराबर होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया देखने की कोशिश करो। मेन टारगेट अभी हमारा एरिया चल रहा है, हमने एरिया में -∞ से x तक लगाया है, तो यानी कि पीछे जहां तक ये ग्राफ जाता है इंफिनिटी तक ही जाता है, वैसे नेगेटिव इंफिनिटी तक जाता है और धीरे धीरे ऐसे कम होता चला जाएगा। तो जो एरिया इनक्लोज कर रहा है वो आपको पूरा ही लेना है पीछे तक, -∞ से पूरा e⁻x तक जितना भी इसका एरिया होगा दैट विल बी e⁻x। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। yes गुड गुड। चलो एक चीज और देखते हैं इसी में। अगर आपने e⁻x का ग्राफ बनाया, देखने की कोशिश करना है इसको, और आपने किसी भी एक जनरल पॉइंट पर स्लोप यानी कि टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट होगी कुछ इसकी इस टाइप की। और मान लीजिए यहां से आपने एक कोऑर्डिनेट जॉइन कर बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये आपका क्या है, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इज e⁻x, और साथ में अगर ये एंगल मैंने थीटा बोला तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा? 5x हाँ e⁻x
यस, क्योंकि tan थीटा स्लोप है, tan थीटा स्लोप है और स्लोप जो है वो डेरिवेटिव से मिलता है और डेरिवेटिव x पॉइंट पर e टू द पावर x ही आता है इसका। तो tan थीटा का वैल्यू भी e टू द पावर x है एंड ये परपेंडिकुलर भी e टू द पावर x है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इस ट्राइंगल में बेस का वैल्यू हमेशा यूनिट ही होगा, 1 यूनिट, बिकॉज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर का ही वैल्यू e टू द पावर x हो गया तो बेस को तो 1 होना पड़ेगा हमेशा। बोलो बच्चों। यस सो ये आपका जो है किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है। आप यहाँ पर कहीं पर भी स्लोप बनाओगे और इस टाइप का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो उसका बेस हमेशा ही 1 आएगा। इस ग्राफ में कहीं भी प्लॉट कर लो, चाहे यहाँ पर प्लॉट करोगे तो ये स्लोप काफी मतलब ऐसे फ्लैट बनेगा, काफी फ्लैट बनेगा। अगेन ये वाला जो लेंथ है ये हमेशा यूनिट ही रहेगा। जो भी अप्रोप्रिएट यूनिट्स हैं उसका इस्तेमाल कर लेंगे। एक्स का एक्स जिस भी यूनिट में है उस यूनिट में 1 रहेगी उसकी वैल्यू। ये थोड़ा सा याद रखना कि ये वाला जो बेस है दैट विल ऑलवेज रिमेन 1। आओ तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है। तो अगर आपको लेट्स से मैंने आपको दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन था एस या फिर एक्सेलरेशन मैंने आपको दिया, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है dv by dt और उसके बाद एक वेलोसिटी के लिए लिखते हैं हम, वेलोसिटी होता है आपका ds by dt। तो ये तो हो रहा है कि भाई डिफरेंशिएट करते चले जाओ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए उल्टा दिया हुआ है, मेरे को एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछा है, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे दैट dv इज इक्वल टू a dt और यहां पर आ जाएगा आपका ds इज इक्वल टू v dt। देन यू विल इंटीग्रेट दिस एंड यू विल पुट द लिमिट्स, जो भी लिमिट्स हैं आपकी t1 से लेकर t2 तक और v1 से लेकर v2 तक। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व अभी हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा ये। एंड इसको अभी हम जो है जब तक a का वैल्यू नहीं पता मुझे तब तक मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दो इसको t1 से लेकर t2 तक। ये जनरल टाइम है, यहाँ पर टाइम की लिमिट लग रही है बिकॉज d के आगे t लिखा हुआ है, इधर d के आगे s लिखा हुआ है, तो ये s1 से लेकर s2 तक होगा। These two must be corresponding limits. Corresponding limits मतलब ये एक ही, they should correspond to each other. टाइम t1 पर डिस्प्लेसमेंट s1 रहा होगा, टाइम t2 पर डिस्प्लेसमेंट s2 होना चाहिए, तो they should have a correspondence. Similarly यहाँ पर भी t1 and v1 ये एक ही टाइम की चीज है, यानी कि टाइम t1 पर आपकी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए, टाइम t2 पर v2 होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है कि आमने सामने वाली कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स होंगी? बोलो बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ, अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स नहीं लगाई है तो आप वो गलत आ जाएगा आंसर पर। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग s2 माइनस s1 इक्वल टू इंटीग्रल v dt फ्रॉम t1 टू t2। अगेन इसको इंटीग्रेट तभी करेंगे हम जब v का वैल्यू पता होगा। ऐसे केसेस में आपको v का वैल्यू या a का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देता है। तो वही क्वेश्चन था आपका, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया। अगर एक्सेलरेशन इसने पूछा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके दे दोगे, लेकिन अगर इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताओ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ा पहले तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, ये इंटीग्रेशन आ गया। साथ में जो लिमिट्स लगेंगी वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स लगानी पड़ेंगी।
तो he asked the displacement at t equal to 4 seconds. और गिवन क्या था हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन था कि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है when t is equal to 2 seconds. तो यही आपकी कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स बन जाएंगी. नीचे लोअर लिमिट आपकी 2 सेकंड है, यहाँ पर ये 4 मीटर है, और ये अपर लिमिट सॉरी 4 सेकंड्स है, तो ये यहाँ पर अननोन लिमिट आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की. और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर. Suppose I give you that the velocity of a particle is given by five sin t. Find displacement from t equal to 0 to t equal to pi by 2 seconds. t equal to 0 से लेकर t equal to pi by 2 seconds तक डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा. हो गया सर. हाँ बता दो आंसर. 5 मीटर. यस. तो इस पर्टिकुलर केस में आपको वही काम करना है. v की जगह पहले आप ds by dt लिखोगे, डेफिनेशन है v का, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 sin t. देन नेक्स्ट स्टेप ds का वैल्यू आ जाएगा 5 sin t dt, और इसी को इंटीग्रेट करते वक्त आप लिमिट्स लगा दोगे. इधर टाइम की लिमिट्स लगेंगी क्योंकि d के आगे t लिखा हुआ है. जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता है उसी की लिमिट लगाता है, 0 और ये पाई बाय 2 तक. डिस्प्लेसमेंट इनिशियली तो हम 0 ही लेंगे क्योंकि हमें वहां से मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आप 0 ले लोगे उस केस में. और ये डिस्प्लेसमेंट जनरल डिस्प्लेसमेंट अननोन s मान लो उसको. नाउ दिस s ये जो हमने लिया है ना, दिस इज एट पाई बाय 2, जबकि ये जो यहाँ पर s लिखा हुआ है ये जनरल डिस्प्लेसमेंट है. तो थोड़ा सा रहता है कि अलग अलग वैल्यूज यूज करनी चाहिए, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे इसको. देखो ये इंटीग्रेट करके आएगा cos t नेगेटिव में. दिस इज द इंटीग्रेशन. 5 बाहर आ गया और sin t dt का इंटीग्रेशन माइनस cos t आ गया. When you are integrating it from 0 to pi by 2, तो एक एक करके वैल्यू डाल देंगे. तो पहले आप डालोगे pi by 2 वैल्यू, तो माइनस cos pi by 2, फिर माइनस करोगे कौन सी वैल्यू, t की जगह 0 डाल के, फिर हो जाएगा माइनस cos 0. यहाँ देखोगे आप माइनस माइनस प्लस हो गया, cos pi by 2 का वैल्यू 0 हो गया, तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1, 5 मीटर्स. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. सर माइनस cos पाई बाय 2 का सर 0 कैसे हुआ सर? बेटा cos pi by 2 0 होता है ना.
cos 90 डिग्री होता है ये। ठीक है, तो ओके, तो आपको ये रेडियन और इसका फंडा मालूम है डिग्रीज का? Yes, sir. हाँ, तो वही है कि भाई 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो वहां से पाई बाय 2 रेडियंस जो होगा, पाई बाय 2 इसमें रेडियंस में दिया हुआ है, तो पाई बाय 2। अच्छा, ये टी का वैल्यू जो है ना, ये अगर आप जनरली इसको देख रहे हो कैलकुलस में पर्टिकुलरली अगर आपको यूज करना है, तो दिस इज ऑलवेज इन रेडियंस। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो कुछ भी, तो जो भी साइन का जो भी आर्ग्यूमेंट है, साइन के आगे जो भी चीज लिखी हुई है, साइन एक्स हो, साइन टी हो, साइन थीटा हो, वो सब आपको रेडियंस में ही लेना है। रेडियंस जनरल इज द नॉर्मल यूनिट्स ऑफ एंगल। तो ये पाई रेडियन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस हो जाएगा। cos 90 डिग्री इज 0, दैट मींस cos पाई बाय 2 इज आल्सो 0। ओके सर। ये थोड़ा सा बताओ मुझे, रेडियन और डिग्री का आपको मालूम है? कितने लोगों को नहीं मालूम है रेडियन एंड डिग्री? ओके, अच्छा, अभी मुझे मीटिंग पाई वाला रीस्टार्ट पता करेंगे बेटा, मीटिंग रीस्टार्ट होने वाला है। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताओ, मैथ्स में आपने कहाँ से शुरू किया है? अभी क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स में? सर अभी तो सर लॉगरिथम से लॉगरिथम चल रहा है, ओके। आई थिंक मेरे ख्याल से ये तो थोड़ा सा आपका बेसिक वाला पार्ट हो गया, एंड इसके बाद तुरंत से आप ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करोगे मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में, मैथ्स में। तो उसमें सबसे पहले सीख जाओगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी ओके सर। आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ओके सर। ओके, चलो रीस्टार्ट